हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है आईआईटी या नीट में एक अच्छा रैंक हासिल करके अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लेने का। और बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए। तो आज हमारे साथ चहक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चहक ने इस बार नीट 2020 में 650 स्कोर किया है एंड फिज़िक्स में 165 स्कोर किया है आउट ऑफ 180। लास्ट ईयर इनका स्कोर 60 मार्क्स था। अगर आप 9th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं या फिर आप अगर पेरेंट है 9th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट के, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप भी मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज हम चहक से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और किस तरीके से इस एग्ज़ाम में इतने स्कोर हासिल किए। तो हमारे साथ चहक है। तो चहक, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपका कितना स्कोर बन रहा है इस बार? 648। लास्ट टाइम क्या स्कोर था आपका? 460। तो इफेक्टिवली लगभग मतलब 200 मार्क्स का इंक्रीज़ है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो लास्ट टाइम आपका फिजिक्स में क्या स्कोर था? 60 मार्क्स थे आपके। और इस बार कितना स्कोर है फिजिक्स में? 165। तो बच्चों, फिजिक्स से जनरली मेडिकल के स्टूडेंट्स को काफ़ी डर लगता है और चहक ने ड्रॉप करके 60 से 165 तक के स्कोर को किस तरीके से अटेन किया, और ये हम जानेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी में चेंज लाया और पहले क्या स्ट्रैटेजी थी और उसके बाद ड्रॉप ईयर के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशन की। तो आपने पहले 60 स्कोर जो आया और अब 165 स्कोर आया, उसमें क्या चेंज किया आपने स्ट्रैटेजी में और किस तरीके से आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? ओके, तो पहले जब मैं 11th-12th में प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा फोकस फार्मूला पे था कि ये फार्मूला ये याद कर लो, ये फार्मूला ये भी याद कर लो, जितने फार्मूलाज हैं उन सबको याद कर लो, क्वेश्चन आएगा तो सीधा अप्लाई करके सामने आंसर दिख जाएगा। इस साल मैंने ये फोकस रखा कि मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखूँ, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, फार्मूलाज तो याद कर लिए पर जब वो अप्लाई करने की बारी आई तो ये नहीं पता था कौन सा अप्लाई करना है और आधे फार्मूलाज भूल चुकी थी जब तक वो चांस आया कि उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो इस साल मैंने कंसेप्ट पे ध्यान रखा कि ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है। स्टार्टिंग में टाइम लगा कि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है, पर वो धीरे धीरे एकदम मोमेंटम सा बन गया और पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व होएगा। और वो कंसेप्ट सिर्फ 5 फार्मूलाज थे तो वो याद रहे। ये नहीं था कि कन्फ्यूजन हुई कि अब अच्छा एक सेकेंड ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है। ये कंसेप्ट है, इससे बस आगे फॉरवर्ड चलते रहना है। उसके अंदर जो चीज़ें वो याद आती रहेंगी और सॉल्व करते रहते हैं। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपने फॉर्मूले पे ध्यान ना देकर के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। हाँ। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैं पिछले 10 साल के टीचिंग करियर में काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और मतलब मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है। जनरली स्टूडेंट्स के बीच में आपस में डिस्कशन होता है शॉर्टकट्स के बारे में। उन शॉर्टकट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि क्या आपने शॉर्टकट्स अप्लाई किए इस एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए और क्या शॉर्टकट्स काम आते हैं? नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। शॉर्टकट्स पे अगर ठीक है 1 बार 2 बार स्कोर हो भी गया, ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते, वो कहीं भी आपको धोखा दे देंगे, बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकती है उनके ऊपर। मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का रहा है। मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली जैसे मान लो हम 11th क्लास के फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करें, काइनेमेटिक्स, आप उस चैप्टर को 5 फार्मूलाज से भी पढ़ सकते हैं और 50 फार्मूलाज से भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग केसेस बना करके। यकीन मानिए अगर आप 50 फार्मूलाज से पढ़ेंगे तो 12th क्लास के एंड तक आते आते आपको सारे फार्मूलाज याद नहीं रहेंगे, और अगर सारे फार्मूलाज याद रह भी गए तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए किस किस कंटेंट को सॉल्व किया, स्टूडेंट्स हमारे जानना चाहेंगे, इतना स्कोर जिससे आपका बना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो हमेशा करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको पूरे मतलब एक तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये पता चल जाता है, और लास्ट ईयर जो हुआ है उससे आपको क्वेश्चंस के मतलब कंसेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, बेसिक लेवल पे पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो मतलब 60 to 70% अगर कर सकते हो तो HCV करना बहुत सही रहता है। उससे कंसेप्ट एकदम मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक दूसरे लेवल का कि हाँ हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ ही आए। और स्क्रैच से करने की कोशिश करना, ये मत करना कि सीधा फॉर्मूलाज याद हैं तो वो अप्लाई कर दिए। उस टाइम पे फॉर्मूलाज याद हैं, पर जब आप कर रहे हो अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको वो एंड तक पता रहेगा कि आपने किया क्या था। वो दोबारा करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन है जो बाद में दोबारा देख सकते हो, और जो क्वेश्चन आपको टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं हो रहे उनको पूरा कर सकते हो। जैसे मुझे कोलिजन और रोलिंग इन सब में ज़्यादा डिफिकल्टी थी, और काइनेमेटिक्स एक बार स्टार्टिंग में था ठीक है, फिर वो नहीं हो रहा था। तो उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लोगे
HCV से पूरा, तो फिर उसके बाद मतलब मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि हाँ उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं करूँगी। जब मैंने 11th-12th में किया था तो मैं उनके क्वेश्चन देख के छोड़ देती थी। फिज़िक्स में बाद में मेरे को ठीक है कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, पता है कि क्या आ रहा है, कर सकती हूँ, इस टाइप का कॉन्फिडेंस आ गया था पूरा चैप्टर्स करके। आपने HC वर्मा, अगर मैं बात करूं, अभी बताया हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को कि आपने HC वर्मा सॉल्व करी। क्या एक स्टूडेंट को नीट एग्जाम के लिए HC वर्मा कंप्लीट सॉल्व करनी चाहिए या उसका कुछ पोर्शन? कंप्लीट मतलब नीट में सुपरफिशियल क्वेश्चंस आएंगे, HCV से सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड होएगा। पूरा एंड में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं कि नहीं होते, वो एक दो बार सोचने पे भी मतलब थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, पर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस मोर और लेस बेसिक होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट 60-70% कर लो तो भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि HC वर्मा 60-70% स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, क्योंकि इतने सालों से PMT एग्ज़ाम होता आ रहा है, और अगर सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन देख लिया जाए तो वो कलेक्शन ही काफ़ी हो जाता है, तो वो एग्जाम्स, वो क्वेश्चंस कर लो तो प्रिपरेशन आपकी प्लानिंग इसी तरीके से रही। हाँ। ओके। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को तीनों सब्जेक्ट्स में टाइम मैनेजमेंट करने में प्रिपरेशन के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आती है, और जैसा कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को फिज़िक्स से 11th-12th क्लास में डर लगता है, अगर मैं नीट स्टूडेंट्स की बात करूं, और बायोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो पढ़ाई के टाइम पे किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए? बायोलॉजी ठीक है, अच्छा लगता है, उस पर रखो, लेकिन आपको पता है वो आपका स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, मतलब आपने पढ़ रहा है तो वो आपको उसके पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। ये नहीं है कि उन्हीं पॉइंट्स को और ज़्यादा क्लियर कर रहे हो। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लेके चलो, केमिस्ट्री साथ में लेके जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में ये क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ देता है, बाद में कर लेंगे, वो बाद में कवर अप नहीं हो पाएगा। जब स्टार्टिंग कर रहे हो तभी फिजिक्स को साथ लेके चलो, चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इनिशियली, वो अपने आप फील आने लग जाएगी। रोज़ थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लाइक मैंने जब ड्रॉप ईयर किया तो 50-40 क्वेश्चंस रोज़ प्रैक्टिस किए, उससे फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है और मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। स्पेशली जब आप फिजिक्स रोज़ कर रहे हो तो आपको वो डर नहीं लगेगा उस सब्जेक्ट से, आपको वो अच्छा लगने लग जाएगा। अगर आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा और काम ईजी रहेगा। ओके, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने ड्रॉप ईयर में डेली 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, और डेली 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट सारे बिल्डअप होते गए, और आपने HC वर्मा सॉल्व करी, और आपने साथ साथ प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस को। हाँ, तो डर नहीं लगा मुझे उस सब्जेक्ट से फिर कभी। चहक, आप स्टूडेंट्स को ये भी बताओ कि केमिस्ट्री किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया, और केमिस्ट्री में जैसे हम 3 पार्ट्स की बात करें, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में कुछ क्रैमिंग पोर्शन रहता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत आती है, तो उसके बारे में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, और आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? इनऑर्गेनिक में मतलब ये रहता है कि फ़िज़िकल सॉल्व करनी है, ऑर्गेनिक भी हो जाती है। इनऑर्गेनिक में सब कुछ सिर्फ रटना होता है, तो या तो मेमोनिक्स बना लो, एक NCERT ज़रूर पढ़ लेना उससे, क्योंकि NCERT से मतलब ठीक है थोड़ा करके पढ़ते रहो उसको, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा शायद से इनऑर्गेनिक, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ याद करना है, पर उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, वो अपने आप हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी हैं, और NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इनऑर्गेनिक में, जैसे जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है उसमें नेमिंग हो गई या फिर नेम्स लिखे हैं उससे वो करना। NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने चाहिए इनऑर्गेनिक में, सजेस्ट। आपने पेपर देखा, आपने इससे पहले लास्ट ईयर भी पेपर देखा, तो क्या इनऑर्गेनिक में पेपर में कोई भी सेक्शन ऐसा था जो मतलब NCERT से बाहर का था, या पूरा पेपर NCERT में से था? मेरे को तो पूरा NCERT के अकॉर्डिंग ही बेस्ड लगा था। इनऑर्गेनिक पूरा NCERT से लगा। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आपने कैसे अटेम्प्ट किया? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिजिकल केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रखनी चाहिए, मतलब बुक्स वगैरह मॉड्यूल्स जो भी आपके पास होते हैं उनको सॉल्व करते रहो, क्योंकि फिजिकल में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इक्वेशंस वगैरह इसमें भी वैसे ही है कि कंसेप्ट आपको मतलब स्टोरी की तरह पूरा चैप्टर याद है, एक आ रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कि क्या कर रहे हो। सिमिलर टू फिजिक्स, वो भी बहुत ईजीली स्मूथली चली जाती है। कुछ और ऐसा एडिशनल पॉइंट जो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहो कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? एक तो रेगुलर का मतलब जो भी रोज़ आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ कर लेना, कि उसे मतलब ये मत होने देना कि कल कर लेंगे टाइप्स, वो नहीं होता, वो कभी कवर अप नहीं हो पाता। जो एक बार छूट जाता है वो मोर और लेस मतलब उसको कवर अप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है जितना उस दिन लगेगा, तो वो आलस नहीं दिखाना कि कल कर लेंगे, जो आज करना है वो कर लो। और तीनों सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से ही एक साथ लेके चलना, कि मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, अच्छा नहीं लग रहा कोई टॉपिक तो उसको थोड़ा सा एक दिन स्पेसिफिकली टाइम निकाल के कर लो कि आज सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, चाहे कैसे ही पढ़ना है, बस पढ़ना है। शायद ना समझ में आए पर एक बार बैठ के पढ़ोगे तो वो
मतलब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दुश्मनी रहेगा आपका ज़्यादा टाइम तक। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, पर अगर आप उन्हें करोगे बैठ के मतलब पूरा ठान के, तो फिर वो हो जाएंगे। ओके ओके ओके। कोई और बात आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, मतलब क्योंकि 9th क्लास से ही स्टूडेंट्स ये वीडियो, मतलब 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, 9th क्लास से ही साइंस आना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या ऐसा कुछ भी है कि आपको प्रिपरेशन अर्ली स्टेज में स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर आपने प्रिपरेशन कब करनी स्टार्ट की? 11th क्लास में स्टार्ट की थी या उससे पहले? 11th में स्टार्ट की थी। 9th 10th तक तो स्कूल में जो होता है मतलब बेस स्ट्रॉन्ग थे कि जितना पढ़ाया था वो पता था क्या पढ़ाया है, चाहे कुछ ही था जैसा भी था। ओके चेक, एक बात और मैं स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कि 3 आवर्स का जो टाइम होता है एग्ज़ाम टाइम, वो एग्ज़ाम टाइम किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि जनरली मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि स्टूडेंट्स बायोलॉजी सबसे पहले करते हैं और केमिस्ट्री उसके बाद और फिज़िक्स आपके बाद। क्या आपका फ़्लो भी यही था? और अगर कोई और फ्लो था तो वो क्या फ़्लो था, किस सीक्वेंस में आपने टेस्ट सॉल्व किया, और मतलब एग्ज़ाम टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? और एग्ज़ाम में जाने से पहले मतलब 12th क्लास के बाद भी और ड्रॉप ईयर में भी आपके माइंड में क्या स्ट्रैटेजी चल रही थी, क्या था सब कुछ, तो स्टूडेंट्स हमारे जानना चाहेंगे। ओके, एग्ज़ाम में एकदम काम डाउन होकर बैठना है कि अब बस जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करना है, सिर्फ उस पर फोकस और कुछ बाहर का नहीं सोचना। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, जैसे मेरा बायो था, तो उससे स्टार्ट करना है। उस पर अगर आप उसे एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बायो ओरल होता है, पता होता है या तो आंसर आता है या नहीं आता मोर और लेस, तो 15 सेकंड के अंदर सोचना है, आता है टिक करो, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। और पिछले क्वेश्चन में क्या किया उसके बारे में नहीं सोचना है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और उसको करते हुए जल्दी जल्दी करना है। ये नहीं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, क्योंकि वो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है इसलिए आपने पहले उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी पे सारा टाइम दे दोगे, उस पर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है आपको, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा मत देना। फिर उसके बाद मेरा सेकेंडली मैंने फिज़िक्स किया, क्योंकि मुझे फिज़िक्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो जो क्वेश्चन देखा वो मुझे आता था कि कैसे होएगा, कंसेप्ट पता था, याद था, तो उससे बस मतलब ठीक है थोड़ा लेंदी हो सकता है कभी कभार, ज़रूरी नहीं है कि वो ईजिली एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाए, पर जितना भी है उसको अगर आपको आ रहा है कि वो आपको पता है क्वेश्चन क्या होगा, तो उसको पूरे एंड तक लेके जाओ, वहीं पे सॉल्व कर दो। ये नहीं कि लेंदी हो रहा है तो छोड़ दो, जितना हो सकता है उतना करना है और टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि आप किसी भी हालत में 180 क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन पे पहुंच जाओ और लास्ट में OMR भरने का टाइम रहे, कि बिल्कुल एंड में कुछ बच्चों के साथ ही होता है कि OMR भरने का टाइम नहीं रहा या गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। और फाइनली फिर मैंने लास्ट में केमिस्ट्री की थी और पेपर हो गया। कितने टाइम में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया था? लगभग 2 घंटे में एक बार हो चुका था, मतलब जितने मेरे को क्वेश्चंस आते थे, कॉन्फिडेंस था, वो सारे 2 घंटे में हो चुके थे। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको डाउट थे उसमें टाइम लगाया? हाँ, जो मेरे को ये था कि हाँ ये हो सकता है लेकिन शायद से कुछ और हो, तो एक बार थोड़ा सा सोच के बैक स्टोरी वगैरह उसके अकॉर्डिंग कर लिया। चहक के फादर लास्ट ईयर मेरे पास आए थे एंड जब इन्होंने ड्रॉप करने की बात कही तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके फिज़िक्स में 60 मार्क्स थे और मुझे कहा कि मतलब नेक्स्ट ईयर 160 आ जाए तो अच्छा होगा। तो मैंने उनको कहा था सर कि 160 के बारे में तो नहीं कह सकता, पर प्रिपरेशन अच्छी करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। और जिस टाइम चहक ने मुझे फ़ोन किया मार्क्स बताने के लिए कि 165 मार्क्स आए, तो मुझे वही बात याद आ गई कि आपके फादर ने 160 मार्क्स ही कहे थे और आपने उतने मार्क्स ला के दिए हैं। और बेटा आप बहुत अच्छा करें लाइफ में, एक अच्छे डॉक्टर बने। तो ये थी चहक जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इन्होंने 1 साल ड्रॉप करके स्कोर 60 से 165 आया फिज़िक्स में और नीट में ओवरऑल स्कोर इनका 650 के आसपास है। तो बच्चों आप भी अगर 9th क्लास से लेकर के ड्रॉपर बैच कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में बैचेस अवेलेबल हैं। ऑफलाइन बैच हमारा हिसार और हाँसी पे है और ऑनलाइन मोड हम आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कुछ रेगुलर टेस्ट भी होंगे, उसमें असाइनमेंट्स मिलेंगी। और 9th और 10th क्लास के सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपको वहाँ पे जो वीडियोस मिलेंगी आपको फर्स्ट से लेकर के एंड तक सारी वीडियोस प्रॉपरली प्लेलिस्ट के सीक्वेंस में ही देखनी है ताकि एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। और इसी टाइप से आप और टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के लिए, टॉपर्स किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम टाइम टू टाइम आपके पास और भी टॉपर्स के इंटरव्यू लाते रहेंगे जिन्होंने हमारे पास प्रिपरेशन करी है। जैसे कि इस साल जेई मेंस की अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस में 100 परसेंटाइलर दिव्यांशु अग्रवाल, जिसका ऑल इंडिया रैंक 3 है, उसने भी हमारे पास ही 10th क्लास से प्रिपरेशन करी है। तो जल्दी हम मिलते हैं आपसे ऑनलाइन कक्षा पे। और अगर आप हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है,
उस लिंक पे फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच।